तो हम लोग हेलो स्टूडेंट, हम लोग बायोलॉजी में पिछली क्लास में प्रपोर्शन तक पढ़ चुके थे। प्रपोर्शन से आगे आज हम लोग जानेंगे। प्रपोर्शन की परिभाषा को जाना था हम लोग, प्रपोर्शन क्या है उसके बारे में जाना था। आज जानेंगे कि प्रपोर्शन की प्रकार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं ये। तो प्रपोर्शन की बात किया जाए, प्रपोर्शन की प्रकार की बात किया जाए तो प्रपोर्शन 3 प्रकार के होते हैं। प्रपोर्शन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं आपका प्रपोर्शन के प्रकार। पहला आपका हो जाता है निर्जीवी पोषण। निर्जीवी पोषण। दूसरा आपका हो जाता है परजीवी पोषण। तीसरा आपका हो जाएंगे प्राणी सम पोषण। तो ये 3 पोषण होते हैं, प्रपोर्शन होते हैं आपका। पहला होता है निर्जीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी सम पोषण। अब बात किया जाए तो पहला हम लोग किसके बारे में समझेंगे? निर्जीवी पोषण के बारे में जानेंगे। वह जीव जो अपना भोजन सड़े गले चीजों से बनाए प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? निर्जीवी पोषण कहते हैं। जो सड़े, वह जीव जो भोजन अपना पोषण को मरे या सड़े गले से प्राप्त करते हैं। जैसे जीव अपघटक, उदाहरण के लिए कवक। कवक ये क्या होते हैं? ये सब अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? सड़े गए चीज से। परजीवी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। और परजीवी पोषण आपका किस पर होते हैं बारे में पहले देखते हैं क्या। तो निर्जीवी पोषण सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये क्या होते हैं निर्जीवी पोषण? ये अपना भोजन जो होता है क्या करते हैं निर्जीवी पोषण? ये अपना जो भोजन, वह जीव जो अपना भोजन मरे सड़े गले इन सबसे प्राप्त करते हैं। जीव बराबर अपघटक होता है। जीव बराबर आपका क्या होता है? अपघटक। जीव बराबर अपघटक। उदाहरण के लिए कवक। कवक जो होते क्या करते हैं? कवक ये आपका अपघटक होते हैं। हो गए बैक्टीरिया, हो गया प्रोटोजोआ, ये सब इसी पोषण से विधि से होता है। निर्जीवी अपना भोजन मुक्तः किसी तरल अवस्था में अवशोषण के द्वारा ग्रहण करते हैं। तरल अवस्था द्वारा करते हैं। और निर्जीवी पोषण ग्रीक शब्द, आपको जो ग्रीक शब्द सैप्रोसो का अर्थ अवशोषण होता है, ये बात याद रखिएगा। और निर्जीवी पोषण की प्रकृति बहुत ही अधिक महत्व होती है। जो निर्जीवी का पोषण होता है आपका बहुत ही अधिक निर्भर होती है, महत्व होती है। जंतुओं की पौधे की मृत्यु के पश्चात, जब जंतुओं की पौधा हो जाती है, मृत्यु हो जाती है पौधे की, तो उसके पश्चात उसके मृत के शरीर को मृतजीवी अपघटित कर अर्थात सड़ा गलाकर उनके मूल तत्वों में बदल देते हैं। ऐसे मूल तत्व को पुनः मिट्टी में प्रतिस्थापित हो जाती है तथा उत्पन्न गैस के वातावरण में मिल जाती है। इन तत्व को फिर से हरे पौधे में मिट्टी से ग्रहण करके
अपने उपयोग में लाते, यही चक्र निरंतर चलते रहते हैं। इसी कारण मृतजीवी अपघटक कहलाते हैं। और मृतजीवी क्या कहलाते हैं? ये अपघटक कहलाते हैं इसी कारण से। उदाहरण के लिए आपको कवक बताया गया, बैक्टीरिया, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है? मृतजीवी पोषण है। इसके बाद हम लोग समझते हैं परजीवी पोषण के बारे में। तो परजीवी के बारे में समझिएगा। दूसरा आप लोग परजीवी पोषण के बारे में, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण पैरासाइट शब्द से, दो ग्रीक शब्द से बना है। परजीवी जो पोषण आपका है पैरासाइट शब्द के दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एक पारा और साइटोस से, के मेल से बना। पारा का अर्थ होता है पास, बगल, पार्श्व में, तथा साइटोस का अर्थ होता है पोषण। और साइटोस का अर्थ आपका क्या होता है? पोषण होते हैं। अब साइटोस का अर्थ आपका पोषण होता है। इस प्रकार पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे परजीवी पोषण कहे जाते हैं। ऐसे जीव का भोजन अन्य प्राणी, ऐसे जीव का भोजन कौन सा? अन्य प्राणी शरीर के में मौजूद कार्बनिक पदार्थ का होता है। और इस प्रकार भोजन करने वाले जीव को हम क्या कहते हैं? परजीवी कहलाता है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि परजीवी। पहले तो लिखेंगे परजीवी पोषण, तो ये दूसरों पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है? दूसरों जीव पर निर्भर रहता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जीव पर निर्भर रहते हैं। दूसरे जीव पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। अब दूसरे जीवों पर ये निर्भर रहते हैं, तो याद रखिएगा और दूसरे जीव पर क्या रहते हैं? निर्भर। उदाहरण के लिए आप लोग क्या लिख सकते हैं? उदाहरण के लिए हम लोग लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए जो अमरबेल, इस परजीवी पोषण, अमरबेल, तो जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हुए पोषी कहलाते हैं। यानी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करें, जिस जीव के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करेंगे उसे पोषी कहलाते हैं। परजीवी पोषण अनेक प्रकार के होते हैं। कवक, जीवाणु, कुछ पौधे जैसे अमरबेल, तथा कुछ जंतुओं में जैसे गोला कृमि। गोला कृमि भी आपका परजीवी पोषण होते हैं। गोला कृमि, याद रखिएगा। टेप वर्म, एंटी अमीबा हेस्टिका, मलेरिया परजीवी आदि में पाए जाते हैं। और सभी परजीवी के भोजन में समरूपता नहीं होती, सभी परजीवी के भोजन में समरूपता भी नहीं होती है। परजीवी के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ आपका क्या होता है? सामान्यतः तरल रूप में होते हैं। तीसरा बात ध्यान रखिएगा, परजीवी पोषण के बाद आप लोग क्या? प्राणी श्रम पोषण। प्राणी श्रम पोषण, इसे हम लोग, अब देखिए प्राणी श्रम पोषण जो आपका है ये दो शब्दों से मिलकर, एक हेलो, दो नहीं, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है।
होलोजाइक शब्द से, होलोजोइक शब्द से मिलकर बना है, सबसे बना है। होलोजोइक में दो शब्द आते हैं, एक होलो एक जोइक के मेल से बना। होलो का शब्द अर्थ होता है पूर्ण रूप से, होलो का आपका जो अर्थ होता है पूर्ण रूप से, अजोइक का मेल से अजोइक का अर्थ होता है आपका जंतु जैसा, यानी पूरी तरह से पूर्ण रूप जैसे किस तरह होना चाहिए, जंतु के जैसा पूरी तरह से होना चाहिए अर्थात वैसा प्राणी पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस तरल रूप में भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा करते हैं ग्रहण, तो उसे प्राणी संपोषण कहलाता है। वैसे जिनमें इन विधि से पोषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण, प्राणी संभोजी कहलाते हैं। अब बात आती है तो अंतर्ग्रहण पाचन, इसमें क्या किए जाएंगे, तो ये तो आप जानेंगे कि वैसा पोषण वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि को द्वारा ग्रहण करते हैं। तो प्राणी सम कहलाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद प्रकाश संश्लेषण के बारे में। अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझिएगा। प्रकाश संश्लेषण तो वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण करते हैं। लिख सकते हैं, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन तथा अपना भोजन बनाते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन बनाते हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होना, याद रखिएगा। और इसमें प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन
तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किस तरह से समझिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे इस बात को अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सूर्य सूर्य से हमें प्रकाश मिलती है। किस रूप में प्रकाश मिलती है? सौर ऊर्जा रूप में। सौर ऊर्जा में या प्रकाश ऊर्जा में मिलती है। अब देखिए, सूर्य को प्रकाश ऊर्जा या सौर ऊर्जा रूप में जब मिलती है तो यहाँ से आपका सूर्य से यहाँ प्रकाश ऊर्जा मिल रहा है इसे। अब देखिए, यहाँ पे मिला तो ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में। ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के स्थान की बात किया जाए तो प्रकाश संश्लेषण में का स्थान प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ कहाँ पे पाए जा सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण का स्थान होंगे, देखिएगा ध्यान से, आप लोग समझिएगा। पत्ती, जब पत्ती की बात की जा रही है प्रकाश संश्लेषण के स्थान में, तो सबसे पहले पत्ती जो को क्या होता है आपका? क्लोरोफिल। पत्ती जो होते हैं आपका हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल परिणित या क्लोरोफिल को हम लोग या क्लोरोफिल हरित हरित या पर्णहरित। अब देखिए, यहाँ पे समझिएगा सबसे पहले कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। जब क्लोरोप्लास्ट में, तो पत्तियों में पैलेसिक रास्पंजी परिक्राइन के अनेक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं।
एक मान लीजिए यहाँ पे एक पत्ती है, पत्ता है, आप देखिएगा यहाँ पर ये आपका हरित लवक हो गए। ये अंदर में जो दिख रहा है ये आपका हो जाएगा हरे कण। हरे कण की मतलब आपका क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल या पर्णहरित कह सकते हैं, पर्णहरित। ये जो हरा रंग का पौधे को हरा रंग प्रदान करना, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। पौधे क्लोरोफिल जो होते हैं पौधे में हरा रंग को प्रदान करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। पौधे में हरा रंग को प्रदान करना, पौधे को हरा रंग प्रदान करना। पौधे को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो क्लोरोफिल प्रदान करता है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना कौन काम करता है? तो क्लोरोफिल ही करता है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ये किसका काम हो गया आपका? तो ये क्या काम हो गया आपका? ये काम आपका क्लोरोफिल के कारण ही। अब इसके बाद देखिएगा अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक, तो पहला मान लीजिए सूर्य का प्रकाश। दूसरा हो जाएंगे पर्णहरित या क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है? 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला आपका हो जाती है पर्णहरित या क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल, चौथा सूर्य प्रकाश। तो इससे पहले आपने तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे? सूर्य प्रकाश के बारे में। किसके बारे में? सूर्य प्रकाश के बारे में। तो सूर्य प्रकाश सौर ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा देती है। दूसरा आपका हो जाएंगे पर्णहरित
या क्लोरोफिल। इसमें बात किया जाए तो आपका ये काम क्या करता है, हरा रंग प्रदान करना। क्लोरोफिल का काम क्या है, हरा रंग को प्रदान करना। और दूसरा काम क्या है, इसको सौर ऊर्जा को किस में बदल देना, रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देना। बदलना, तो सौर ऊर्जा को किस में बदलना, रासायनिक ऊर्जा में बदलना। अब हम लोग यहाँ तक की बात हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा, हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाए तो देखिए O2 इसमें क्या करते हैं, O2 को ग्रहण करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, निकालते हैं। O2 को बाहर निकालते हैं। निकालते हैं। अब चौथा हम लोग सीखेंगे जल के बारे में। जल देखिए, जल के बारे में इसका H2O कहते हैं जल को। सूत्र क्या हो गया, H2O। जो पानी को ऑक्सीजन के द्वारा, अब यहां तक हो गया। इसके बाद समझिएगा, अब आप लोग समझिएगा यहाँ पे क्लोरोफिल सौर ऊर्जा को सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में प्रदान करते हैं। ऊर्जा में बदल देता है। अब इसके बाद समझिएगा CO2 जो भोज्य पदार्थ होते हैं, CO2 भोज्य पदार्थ, ग्लूकोज का सूत्र याद रखिएगा। ग्लूकोज का क्या हो जाएगा आपका, ग्लूकोज होता है C6H12O6, O6 C6H12O6
ये आपका ग्लूकोज का सूत्र होता है। C6CO2 12H2O, C6H12O6, 6O2 प्लस, CH2O। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, बटे क्लोरोफिल, यहाँ क्या जाए क्लोरोफिल। अब यहाँ पे इसको लेना, आज आप लोग को इतना ही तक रहने दिया जाता है, इससे आगे कल बताए जाएंगे आप लोगों को।